या सामंतवाद के संबंध में बता रहे थे, जिसमें तुम लोग को कल की क्लास में हम बताए हैं कि किस प्रकार ये जो 600-700 वर्षों का ये भारत का इतिहास है, वो उसकी ओर इतिहासकारों का 20वीं शताब्दी के आरंभ तक भी उस ओर ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ था कि वास्तव में उस समय की क्या आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी। उनका आपसी किस प्रकार का अंतर संबंध था और उस अंतर संबंध से क्या नई परिस्थितियों का जन्म हुआ, इसकी ओर इतिहासकारों का ध्यान नहीं गया था। ये 1970-80 के दशक में जाकर इस ओर इतिहासकारों ने, जो सामाजिक और आर्थिक इतिहासकार थे, मार्क्सवादी इतिहासकार, उन लोगों ने सर्वप्रथम इस 600 वर्ष के इतिहास का, उसका आर्थिक और सामाजिक इतिहास उसको जानने का प्रयास किया और उसके संबंध में जानकारी दी। तब एक कहा जा सकता है कि भारतीय ऐतिहासिक इतिहास लेखन के जगत में ये एक नया तत्व सामने आया, एक नया विषय जिस पर इतिहासकारों ने अत्यधिक रुचि दिखाई, बहुत इंटरेस्ट इस पर लिया, क्योंकि अभी तक ये बहुत लंबा काल है, 600-700 वर्षों का काल। इसे एक तरह से इसे छोड़ दिया गया था, एक डार्क एज के समान, सिर्फ इतना ही कह के कि इसमें बहुत सारे राजनीतिक अस्थिरता का काल था। ये राज्यों के बीच, छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों के बीच आपसी अस्थिरता का काल था। राजनीतिक दृष्टिकोण से ही सिर्फ इस काल का अध्ययन किया गया, लेकिन उस समय की क्या आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां थी और कैसे उसने राजनीति को प्रभावित किया, क्योंकि ये सामाजिक और ये आर्थिक और सामाजिक जो तत्व होते हैं वो सबसे अधिक इतिहास को प्रभावित करते हैं, ऐसा मार्क्सवादी इतिहासकारों का मानना है कि इतिहास के जो कारक हैं, परिवर्तन के कारक जो होते हैं, वो आर्थिक तत्व होते हैं, आर्थिक और सामाजिक तत्व। और उसी दृष्टिकोण से उन्होंने उस काल की आर्थिक परिस्थितियां, जो कुछ आर्थिक बदलाव हो रहा था, परिवर्तन हो रहे थे, और उस आर्थिक बदलाव के परिणाम स्वरूप जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, और इस सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव किस प्रकार राजनीति पर पड़ रहा था, इन दोनों परिवर्तनों का, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों ने उस समय की राजनीति को कैसे प्रभावित किया। ये बहुत ही एक तरह से दिलचस्प और बहुत ही रोचक एक विषय था, जिसकी ओर इतिहासकारों का ध्यान गया। तो उसमें हम कल तुम लोगों को बताए हैं कि किस प्रकार की परिस्थितियां थी कि जो पहले से जो ग्रामों में भूस्वामी थे, उनका वो जो भूस्वामी थे, उसके बाद जो नई जो आर्थिक व्यवस्था सामने आई, जिसे सामंती व्यवस्था से मिलती जुलती व्यवस्था का नाम दिया इन इतिहासकारों ने, वो उनका संबंध, और इस नई आर्थिक व्यवस्था के कारण जो सामाजिक वर्ग उभर कर सामने आए, जो भूस्वामी और कृषकों का वर्ग सामने आया, और उसके बाद इनका संबंध फिर सामंतों से किस प्रकार का था, राजा से किस प्रकार, राज्य से इनका किस प्रकार का संबंध था। इन तीनों अंतर संबंधों को समझना और इसको समझने के क्रम में हमें वो सारे तत्व दिखते हैं जो कि एक सामंती व्यवस्था में होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स हैं इनमें, जिसमें कि क्या होता है कि एक भूस्वामी होता है, भूस्वामी के ऊपर सर्वोच्च राजा होता है, और जो सर्वोच्च राजा ने अपनी भूमि को दे दिया है, चाहे वो सैनिक अधिकारी हो या कोई भूस्वामी हो, गांव का ही उस क्षेत्र का एक पहले से कोई जो क्या कहें बहुत महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति हो, वो राजा का संबंधी भी हो सकता है, सैनिक अधिकारी भी हो सकता था, या फिर राजा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे वो योग्य समझता था, उसे भूमि प्रदान कर दी गई, जिससे कि, और फिर वो भूस्वामी क्या करता था, बदले में वो भूमि दे देता था कृषकों को खेती करने के लिए। तो ये जो व्यवस्था थी जिसमें भूस्वामी और कृषक, ये जो एक नया वर्ग उभर कर सामने आया, ये वर्ग वो किस तरह से इन दोनों के बीच बिचौलिए का काम, राजा और कृषकों के बीच बिचौलिए का काम वो और उसकी स्थिति बिचौलिए की हो गई थी। तो इससे एक नई सामाजिक व्यवस्था, एक नई सामाजिक ये वातावरण एक तैयार हुआ, और एक तरह से सामाजिक दरार भी, एक नए कुछ सामाजिक तत्व उभर कर सामने आए इन नए वर्गों के आने के कारण, जो राज्य की ओर से ये किए गए थे, नियुक्त किए गए थे ये वर्ग। तो इसी के संबंध में हम लोग देख रहे थे कि 600 से
जो 1300 ईस्वी तक जो है भारत में जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वरूप जो है, यहाँ के इन भारत के आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक स्वरूप में वो सारे तत्वों को हम लोग देखते हैं जो कि एक सामंती व्यवस्था की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो उनकी उन्होंने चर्चा की है अपनी अपनी रचनाओं में। इसमें 4 इतिहासकारों का नाम प्रसिद्ध है। ये हैं सबसे पहले डी कौशाम्बी, आर एस शर्मा, और कौन है, ललन जी गोपाल, आर्थिक इतिहासकार हैं ये सारे, और अंत में BNS यादव। ये 4 इतिहासकारों ने इस सामंती व्यवस्था या भारतवर्ष के इस काल पर अपना काम किया है, अपना अध्ययन किया है। तो ये जो नए तत्व उभर कर सामने आए, उन तत्वों को हम लोग देखें, नए तत्व जो अभी तक भारत की अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति में नहीं थे। देखो, भूमि अनुदानों के जो मामले सामने आए हैं, उसमें क्या होता है, भूमि का हस्तांतरण होता था, भूमि का लेन देन या उपहार या बिक्री, ये जो जिस भी तरह से भूमि का स्थानांतरण हुआ, उसमें हमें ये भी सूचना मिलती है कि भूमि के साथ साथ उसमें काम करने वाले जो कृषक हैं, श्रम शक्ति है, वो भी शामिल होती थी, यानी उनका भी ट्रांसफर हो जाता था। जो उस भूमि पर काम करने वाले कृषक होते थे, वो उनका भी हस्तांतरण हो जाता था। ठीक है, काम करने वाले उस श्रमिकों के साथ ही भूमि का भी स्थानांतरण होता था। और स्पष्ट रूप से सामंती संगठनों के रूप में तो इसे नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी ओर हम ध्यान अपना आकृष्ट करना आवश्यक है। जैसे हम लोग देखें कि एक नियमित जो सामंती जागीरदारी व्यवस्था जो कायम हुई थी, जिसको कहा जा सकता है सामंती व्यवस्था, मुखिया या चौधरी, जो पहले मुखिया जो क्या कहें, वो भारतवर्ष के ग्रामीण भूमि के जो प्रधान होते थे, वो कौन होते थे, वो मुखिया होता था या जो चौधरी होता था वो होता था। उन दोनों के बीच अंतर किस प्रकार से इसको किया जा सकता है, इसको हम लोग समझने का अगर हम लोग प्रयास करें तो समझ में आएगा कि ये एक तरह से बिचौलिए का काम कर रहे थे ये मुखिया या ये जो थे चौधरी जो थे, क्योंकि सदियों से भारतवर्ष में भूमि जो है वो किसकी, राजा की संपत्ति मानी गई है। किसी भी राज्य की भूमि का अंतिम अधिकारी राजा को माना गया है। तो चाहे वो चौधरी हो या फिर जागीरदारी व्यवस्था के अंतर्गत वो चाहे चौधरी हो, मुखिया हो, जो भी हो, वो एक बिचौलिए के समान इस काल में भी रहा है और पहले से भी रहा है। सिर्फ अगर इसका अध्ययन करें और इसका अगर हम लोग अध्ययन करें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह भूमि अनुदान ने कैसे उस क्षेत्र के या उस राज्य के राजनीतिक विखंडीकरण या प्रादेशिक विखंडीकरण में इसने कितना योगदान किया है। ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये बहुत बड़ी भूमिका थी। ये भूमि अनुदान जो बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा, चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, क्योंकि उत्तर भारत में हम लोग देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जितने भी छोटे छोटे राज्य उभर कर सामने आए, वो सारे के सारे राज्य जो थे वो गुप्त सम्राट के अंतर्गत वो सिर्फ सामंत थे, जागीरदार थे, और इन सबों ने अपने स्वतंत्र राज्य को कायम कर लिया था। ये जब जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, गुप्त साम्राज्य दुर्बल पड़ने लगा, निर्बल होने लगा, ये सारे स्वतंत्र होते चले गए। तो भूमि अनुदान की निश्चय ही बहुत बड़ी भूमिका थी इन 600 से 1300 वर्षों 1300 ईस्वी सन तक जो भारतवर्ष में राजनीतिक विखंडीकरण, प्रादेशिक विखंडीकरण, प्रशासनिक विखंडीकरण का काल रहा है। तो इससे भी ये स्पष्ट होता है कि सामंती व्यवस्था ने इस समय राजनीतिक अस्थिरता को तो जन्म दिया ही, विखंडीकरण, प्रशासनिक विखंडीकरण की भी स्थिति पैदा कर दी थी। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखें कि भूमि अनुदान, ये भी एक अध्ययन का विषय है कि भूमि अनुदान क्यों आखिर किन परिस्थितियों में शासकों ने किया है। एक तो कारण बताया जाता है कि इन्होंने अपने संबंधियों को भूमि अनुदान किया है। उन्हें अपना ये संबंधियों को किया है, अपने भाइयों को, अपने अन्य संबंधियों को, कुछ निजी रिश्तेदारों को इन्होंने किया है, भूमि दान किया।
उसके बाद ये भी एक ये है कि शिक्षा का अनुदान, शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए भी इन्होंने भूमि का अनुदान किया है। जैसे विद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की, महाविद्यालयों की स्थापना के लिए इन्होंने भूमि अनुदान किया है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण जो स्वरूप था वो था धार्मिक क्रियाओं के लिए या फिर मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान। ये 3 मुख्य कारण जो थे। ये एक और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो गुप्त काल में उभर कर सामने आया था, वो था कि वेतन के तौर पर और पुरस्कार के तौर पर भूमि अनुदान अपने अधिकारियों को, पुरस्कार और वेतन के तौर पर राजा अपने अधिकारियों को भूमिदान देता था। तो इसके 4-5 कारण हुए भूमिदान के। राजा संबंधियों को भूमिदान करता था, शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए उसने भूमिदान किया, उसके अलावा मंदिरों के निर्माण के लिए भूमिदान किए गए। मंदिरों के धार्मिक कार्यों के अतिरिक्त ये शिक्षा का प्रचार प्रसार भी करना, उस समय विशेषकर दक्षिण भारत में ये परंपरा विकसित हुई थी कि मंदिर शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किए होते थे। और उसके बाद हम लोग देखें, ये जो भूमि अनुदान था उसके पीछे क्या एकमात्र उद्देश्य दान की भावना नहीं थी, बल्कि जैसा तुम लोगों को बताए कि इसके पीछे विशेषकर बड़े-बड़े सम्राटों ने, वो गुप्त सम्राटों ने अपने अधिकारियों को पुरस्कृत करने के लिए और उन्हें वेतन के तौर पर भी गांव को कुछ भूमि को अनुदान दे देना, जिससे कि उससे लगान वसूल करके वो वेतन के तौर पर उन्हें वो दे दिया जाता था। वहां के लगान, उसका कुछ भाग राजा को प्रदान करना होता था और अधिकतर भाग जो था वो अपने पास रख लेते थे ये अधिकारी। कुछ ग्रामों को दान कर दिया जाता था, कुछ भूमि उन्हें दे दी जाती थी जिससे वो अपना वेतन के तौर पर उसका उपयोग करें। तो ये कुछ कारण थे। ये हम लोग देखें कि इस काल में ये प्रवृत्ति जो थी, ये बहुत पहले से ही, जैसा तुम लोगों को कल बताया था कि आरिफ शर्मा और इरफान हबीब का तो कहना है कि ये परंपरा भारतवर्ष में पहली शताब्दी से ही आरंभ हो गई थी, पहली शताब्दी से ही आरंभ हो गई थी। और लेकिन गुप्त काल तक आते आते ये प्रथा, ये प्रणाली बहुत अधिक बड़े पैमाने पर ये भूमि अनुदान का कार्य होने लगा था। अब हम लोग देखें कि ये हम लोग ये जो सारी अवस्थाओं को हम लोग देख रहे हैं, इससे ये स्पष्ट है कि जो जिस प्रकार के सामंतवाद के तत्वों को हम लोग पश्चिमी देशों में देखते हैं, जो वहां राजतंत्र आने के पहले जिस प्रकार का सामंतवाद था, उन तत्वों से उत्तर भारत में तो फिर भी इस प्रकार की अवस्था थी कि यहाँ पर छोटे-छोटे क्षेत्रीय शासकों ने अपने अधिकार को कायम कर लिया था, जिनकी अपनी सेनाएं होती थी, अपने कोष होते थे। राजतंत्र का ही छोटे-छोटे राज्यों में क्षेत्रीय राज्य बटे हुए थे। लेकिन दक्षिण भारत में अगर हम लोग देखें, दक्षिण भारत की स्थिति को अगर देखें, वहाँ के इन आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों को अगर हम लोग देखें और जिसने राजनीति को दिखते हैं, अधिक स्पष्ट दिखते हैं। ये विशेषकर विजयनगर साम्राज्य को अगर हम लोग देखें, वहाँ जिस प्रकार के ये परिवर्तन वहाँ जिस प्रकार के हुए हैं, यद्यपि हमारे पास वहाँ जितने भी स्रोत हैं, अभी तक उनका पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन अभिलेख बहुत बड़ी संख्या में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी तक वो अप्रकाशित हैं। उनमें से कुछ अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास इन चारों इतिहासकारों ने अवश्य किया था। और स्रोतों का अपर्याप्त अध्ययन भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इस काल के संबंध में बहुत स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं हो पाई थी। ठीक है, लेकिन अब अभिलेख हैं, और ये अभिलेख किस प्रकार के हैं? भूमि दान से संबंधित प्रमाण हैं ये। ठीक है, जो शासकों के द्वारा जिसे भी भूमि दान दिया जाता था, उसे एक लिखित रिकॉर्ड के लिए उन्हें उसे कुछ अभिलेख, वो जो कि ताम्र पत्र, स्वर्ण पत्र कुछ भी होता था, जो उन्हें प्रदान किया जाता था, जिसे वो उस धरोहर के रूप में उसके परिवार के लोग उसे संभाल कर रख सकें, एक सरकारी रिकॉर्ड, सरकारी दस्तावेज के तौर पर। लेकिन ये जो उपलब्ध स्रोतों के आधार पर हम लोग
सामंतवाद का जो स्वरूप है, और उसमें सामंतवाद का स्वरूप जो हम लोग विजयनगर में पाते हैं, वो उसमें कौन-कौन से अधिकारी थे उनको हम लोग देख लें। देखो उसमें जो सामान्य तौर पर जो सामंती व्यवस्था के जो तत्व होते हैं, एक जिसमें जागीरदार होता है, जागीरदार, मुखिया, चौधरी, नायंकर। नायंकर दक्षिण भारत में एक नया, जो कि उत्तर भारत में इस अधिकारी को हम लोग नहीं पाते हैं। दक्षिण भारत में नायंकर था, जो कि सैन्य अधिकारी को कहा जाता था। सैन्य अधिकारी नायंकर, जिसे बहुत बड़े पैमाने पर इन अधिकारियों को भूमिदान किया है विजयनगर के शासकों ने। तो ये अगर हम लोग देखें, इनकी स्थिति जो थी, जागीरदार, मुखिया, चौधरी और नायंकर जो दक्षिण भारत के थे, उनकी स्थिति का अध्ययन हम लोग करें तो वहां की सामंती व्यवस्था स्पष्ट हो सकती है। देखो उसमें हम लोग को कुछ ये इससे संबंधित जो कुछ बातें हैं, जो कि दक्षिण भारत में जो नायंकर व्यवस्था थी, नायंकर व्यवस्था किस प्रकार उसने वहां सामंती तत्वों, जो नायंकर व्यवस्था थी वो सामंती तत्व से कैसे मिलते जुलते थे, वो व्यवस्था कैसे मिलती जुलती थी, उसे हम लोग देखें। समानता, ये नायंकर व्यवस्था और सामंती व्यवस्था में समानता, नायंकर व्यवस्था और सामंती व्यवस्था में समानता, वो हम लोग देखें। देखो ये भूमि हमेशा से ही सामाजिक प्रतिष्ठा का मापदंड रही है। भूमि सर्वदा सामाजिक प्रतिष्ठा का मापदंड रही है, ठीक है। और इसमें है कि और इसकी दूसरी विशेषता थी कि ग्राम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर आधारित थे। दक्षिण भारत, ये विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ग्राम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर आधारित थे। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। तीसरी मुख्य विशेषता थी विजयनगर साम्राज्य की नायंकर व्यवस्था की। उसमें थी कि उत्पादन आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाता था। उत्पादन आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाता था। और ये उत्पादन, ये जो वास्तव में व्यापार के लिए जो अतिरिक्त उत्पादन या अधिशेष जैसी कोई धारणा यहाँ नहीं थी, ठीक है। एक होता है ना कि समाज में जो निजी संपत्ति की अवधारणा कैसे आती है कि जब अधिशेष यानी बचत, उपयोग करने के बाद जो बच जाता है, उसका संग्रह जिसके पास अधिक हो जाता है, वही समाज में संपन्न व्यक्ति, या वही मतलब निजी संपत्ति इसी प्रकार बनती है। लेकिन यहाँ अधिशेष की बात ही नहीं है, क्योंकि उत्पादन उतना ही होता था, उत्पादन आवश्यकता के अनुरूप ही दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य में किया जा रहा था। इसलिए कोई अतिरिक्त उत्पादन नहीं था जो व्यापार के लिए आवश्यक होता है। किसी भी राज्य में देखो, कृषि के बाद दूसरा व्यवसाय जो होता है वो व्यापार होता है। और वो व्यापार कैसे करना संभव है? वो कृषि के बाद कृषि उत्पादन का ही कुछ भाग जो बच जाता है, पहला व्यापारी भी कहते हैं कि किसान हुआ होगा, कोई और नहीं, क्योंकि उनके पास और कोई उत्पादन, कुछ नहीं जानते थे व्यापार शिल्प वगैरह के पहले, और कोई दूसरा कार्य नहीं जानते थे। पहला जो व्यवसाय मनुष्य ने सीखा है शिकार करने के बाद, वो कृषि है, पशुपालन और कृषि है। तो कृषि उत्पादन ही उसके पास एक उत्पादन जो उसकी संपत्ति थी, ठीक है। और उत्पादन करने के बाद जो उसका बचा, जो कुछ भी उसे उत्पादन, कृषि उत्पादन में से जो भाग बचा, उसका कुछ भाग उसने क्या किया, लेन देन के लिए लगाया, जिसे व्यापार नाम दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि पहला व्यापारी भी कृषक ही रहा होगा इस धरती पर। तो ये इस प्रकार की अवधारणा जो थी, अभी विजयनगर साम्राज्य में ऐसी कुछ नहीं दिखती है, क्योंकि कृषकों के द्वारा उतना ही उत्पादन किया जाता था, जो कि नायंकरों के अधीनस्थ जो कृषक थे, जो भूमि पर काम करने वाले, वो उतना ही उत्पादन करते थे जितनी आवश्यकता होती थी। तो इसमें ये जो पूर्व मध्यकालीन सामंतवादी व्यवस्था थी, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि भूमि का स्वामित्व जो था वो पूरी तरह से किसके पास था? उच्च वर्ग के पास था। उच्च वर्ग के पास था, और जिन्हें राज सत्ता से अनुमोदन प्राप्त था,
अनुमोदन प्राप्त होता था भूमि पर अपना अधिकार रखने का, और वह वास्तविक किसान का, जो भूमि पर कार्य करने वाला जो कृषक था, उसका शोषण करता था यह उच्च वर्ग। ठीक है? सामंती व्यवस्था का ये जो सबसे जो क्या कहें, ये तत्व है, सबसे प्रत्यक्ष जो तत्व है वो ये है कि कृषकों का शोषण इन्हीं बिचौलियों के द्वारा किया जाता है, जो राजा और कृषक के बीच में था, भूस्वामी। ठीक है? तो और लेकिन इन्हें अनुमोदन प्राप्त था, इन्हें ये अधिकार प्राप्त था राज्य से, उच्चतम सत्ता से, जो सर्वोच्च सत्ता राजा था, उससे ये अनुमोदन प्राप्त था, और इसका ये कृषकों का शोषण करते थे। ऐसा नहीं है कि सभी सामंत एक प्रकार के होते थे। सामंती व्यवस्था में ऐसे भी बहुत सारे भूस्वामी हैं जिन्होंने शोषण नहीं किया है, जिन्होंने बहुत सारे उनके कल्याण के लिए कार्य किया है। लेकिन सामान्य तौर पर ये परिस्थितियां इस तरह की होती थी कि जब हित की बात होती थी तो राज्य हित को देखा जाता था। वो सामंत या भूस्वामी अपने हित की बात देखता था और कृषकों के हित की बात अंत में आती थी। ठीक है? तो ऐसे में वो तीसरे स्थान पर था कृषकों का हित। तो ऐसे में ये शोषण जो था, ये बहुत ही ये एक वो सबसे अधिक, अगर कोई वर्ग अगर सबसे अधिक इस व्यवस्था से पीड़ित था या शोषित था, तो वो वर्ग कृषक वर्ग ही था। ठीक है? बाकी बिचौलिए का, ये भूस्वामियों का वर्ग या राजा, ये लोग तो इस पूरे व्यवस्था में वो लाभ के ये में थे, उन्हें वो लाभान्वित ही हो रहे थे इस व्यवस्था से। लेकिन कृषक किसी प्रकार अपना गुजारा कर रहे थे, या फिर उन्हें लाभ भी अगर हो रहा था तो उस अनुपात में नहीं जिस अनुपात में वो मेहनत करते थे, अपना श्रम देते थे। तो ये दक्षिण भारत के ये जो सामंतवाद में दो ही वर्ग इस प्रकार हमें मिले, एक उच्च वर्ग और एक सामान्य जनता। उच्च वर्ग और सामान्य जनता, बस दो ही वर्ग था। और भारत में भी जो भूमि, ये इसके पीछे एक ही अवधारणा है कि आदिकाल से भारतवर्ष में भूमि का सर्वोच्च अधिकारी जो है वो राजा है। सर्वोच्च अधिकारी राजा है, वही होता है। चाहे वो अगर कोई निजी स्वामी तो अगर अपना समझता भी है, तो राजा, उसका अंतिम स्वामी जो है वो राजा है। जब चाहे राज्य हित में या किसी प्रकार के हित में भूमि से किसी भी व्यक्ति को वो बेदखल कर सकता है राज्य। और ये स्थिति अभी भी है, ऐसा नहीं है कि पहले ही थी। अभी भी राज्य ही सर्वोच्च अधिकारी होता है सभी भूमि का। और ये तुम लोग जानते हो कि लोग जिसका अपना घर है वो भी लगान देता है, देना पड़ता है ना, होल्डिंग टैक्स। नगर निगम को दिया जाता है टैक्स। तो वो क्या है, होल्डिंग टैक्स ही वास्तव में राज्य के भूमि के स्वामी होने का कर चुकाते हैं प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर से दिया जाता है ये, चाहे वो रेंट पे रह रहा हो या फिर वो उसका अपना घर हो। राज्य होता है सर्वोच्च स्वामी उसका भूमि का। तो ये अभिलेखों से स्पष्ट है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि भूस्वामित्व जो है वो राजा का ही था। और भूस्वामित्व जो था, राजा के अतिरिक्त और भी कई अधिकारी होते थे जिनके पास ये स्वामित्व था। जैसे उपराजा होता था, वाइस रॉय। उसके अलावा आसामी, जिसे वेसल्स कहा जाता था। उपराजा के अतिरिक्त आसामी बीच का एक होता था, जिसको जो वो भूमि का लगान वो भी वसूल करता था। एक सामंत होता था, जो फ्यूडल लॉर्ड, जो सामंती राजा सामंत हुआ, वो सारे जागीरदार वो भूमि के अधिकारी थे। और एक होता था जागीरदार, ये सभी जो भूमि रखने वाले अधिकारी थे। लेकिन ये सभी राजा के अधीन थे। विभिन्न अधिकारी हुए और बदले में वो क्या करते थे, सर्वोच्च सत्ता को छोटी मोटी सेवा दे दिया करते थे। सर्वोच्च अधिकारी को वो सेवा दे दिया करते थे, यानी राजा को आवश्यकता पड़ने पर अपनी सैनिक सेवा उसे प्रदान करते थे। ये सेना भी रखते थे, सैनिक भी रखते थे, और राजा को दे दिया करते थे उसे आवश्यकता पड़ने पर सेवा। लेकिन साधारणतः या व्यावहारिक रूप से वो राजा के नियंत्रण से मुक्त थे। राजा का नियंत्रण जब तक रहता था तब तक जागीरदार और जमींदार या फिर जितने भी सामंत आसामी जो भी हैं, वो प्रजा का ध्यान रखते थे, क्योंकि राजा के नियंत्रण में जब तक ये रहते थे
लेकिन राजा का वास्तव में ये राजा के नियंत्रण से मुक्त थे। राजा भी सामान्य तौर पर सिर्फ इनसे वर्ष में एक बार वार्षिक कर लेकर या जब उसे आवश्यकता होती थी युद्ध वगैरह की, तब इनसे सैनिक सेवा लेकर ही राजा संतुष्ट हो जाता था। तो सामान्य तौर पर वो नहीं देखते थे कि वो कृषकों के साथ ये जागीरदार जो हैं, ये सामंत जो हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है। और जो राजा इसका प्रजा के कल्याण के लिए, कृषकों के कल्याण के लिए जो प्रयासरत रहते थे, वहां ये जागीरदार और बिचौलिए भी कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने श्रम का बहुत सही क्या कहें, उनका रिटर्न मिलता था, उसका भाग मिलता था, अपने श्रम का उसका सही मूल्य मिलता था, सही उन्हें मजदूरी, उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। अब हम लोग देखें ये जो सामंतवादी व्यवस्था विजयनगर में जिस प्रकार की ये थी, प्रचलित थी, वो वहां वास्तव में विजयनगर के सम्राट ने अपनी सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक नई व्यवस्था को जन्म दिया, जो नायंकर व्यवस्था थी। नायंकर व्यवस्था, जो उसका सैनिक अधिकारी जो सैनिक रखता था, सेना रखता था, उसका रख रखाव करता था, और आवश्यकता पड़ने पर वो राजा को युद्धों के समय सैनिक सहायता देता था। तो ये जो था सैन्य जागीर, इसको कहा जाता, सैन्य जागीर कहा जाए, जो राजा प्रदान करता था नायंकर को। और प्रत्येक सैन्य जागीर जो था वो एक जागीर एक नायक के अधीन होता था, जो एक सैन्य प्रमुख होता था। और ये सेना नायक को जो ग्राम दिए जाते थे, इन गांवों को अमर कहा जाता था, अमर ग्राम, अमर ग्राम। जो ये सेना नायकों को, नायंकरों को जो ग्राम दिया जाता था, वो कहलाते थे अमर ग्राम। और कृषक और राजा के मध्य ये माध्यम का काम करते थे, कृषक और राजा के बीच। और ये जो सैन्य व्यवस्था, भू स्वामित्व को ही हम लोग नायंकर प्रणाली के नाम से जानते थे। ये वास्तव में सैन्य जागीर होती थी, जो कि सेना के रख रखाव के लिए नायंकर यहाँ से वसूले हुए लगान को खर्च करता था। ये दक्षिण भारत के संबंध में क्योंकि हमें कुछ विशेष सूचना मिलती है, इसीलिए इतिहासकारों ने इसकी चर्चा, अभिलेखों में इसकी चर्चा मिलती है। उत्तर भारत में तो हमें सिर्फ भूमि दान का ये मिलता है, भूमि दान का उल्लेख मिलता है, वो ये अभिलेखों के माध्यम से। लेकिन ऐसे स्रोत हमें नहीं मिलते हैं जो कि वहाँ के ये कहा जाए कि वहाँ की जो नई अर्थव्यवस्था, नई आर्थिक प्रणाली, जो नई आर्थिक प्रणाली विकसित हुई, उसके कारण किस प्रकार नए सामाजिक दलों का अस्तित्व सामने आया और उसने कैसे राजनीति को प्रभावित किया। तो उसके लिए हमें जो सबसे सही उदाहरण मिल रहा है, वो विजयनगर साम्राज्य की ये नायंकर व्यवस्था, नायंकर प्रणाली, उसी में वो सारे, उसका अध्ययन करने से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि कैसे इसने उस सामंती व्यवस्था से मिलती जुलती ये व्यवस्था थी। और ये कहा गया कि इसे तमिल में इसे कहा गया है, इस व्यवस्था को पडई पडई परु सर्वमान्यम, पडई परु सर्वमान्यम, पडई परु सर्वमान्यम, इसे नाम दिया गया है इस व्यवस्था को, जो कि नायंकर प्रणाली थी। और ऐसा था कि ऐसा नहीं था कि ये नायंकर जो थे या ये अमर नायक जो थे, वो पूरी तरह से वो अपनी स्वेच्छा से सारे कामों को कर सकते थे। वो अगर किसी तरह से कर्तव्यच्युत, अगर अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहे थे, करते तो अमर नायकों को दंड और उनसे भूमि भी वापस ले ली जाती थी। उन्हें दंड भी दिया जाता था, उनकी भूमि जब्ती भी हो जाती थी। और एक है, फिर हम लोग एक और अधिकारी का नाम पाते हैं, वो है अमरूम। अमरूम 1000 पैदल सेना की कमान के लिए, अमरूम अमरूम नामक 1000 पैदल सेना की कमान को नाम दिया गया था अमरूम, क्योंकि ये सैन्य व्यवस्था थी। राजा ने अपनी सैनिक सहायता के लिए इस व्यवस्था को जन्म दिया था। लेकिन ये भी किस प्रकार का कार्य कर, भूमि थी इनके पास, और भूमि का के आ जाने का अर्थ था कि फिर कृषक भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, कृषक मजदूर भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। इसीलिए इसका आर्थिक प्रभाव जो था, आर्थिक इसका जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो था, उसे हम लोग देखें और इसने कैसे समाज को प्रभावित किया है। दो वर्ग कैसे आ गए, क्योंकि यद्यपि सैनिक उद्देश्य से राजा ने ये सैनिक
ग्रामों की या फिर सैन्य भूमि दान किया, सैन्य जागीरें देने की परंपरा आरंभ की विजयनगर साम्राज्य में ये प्रथा विकसित हुई। लेकिन इसने कैसे उस वहाँ की उस समय की अर्थव्यवस्था को, क्योंकि कृषकों के हित जो उसमें पहले से काम कर रहे थे उस भूमि में, उनके हित इसमें शामिल हो गए। तो उनके साथ इन अमर नायकों का, इन जागीरदारों का, उनका किस प्रकार का उनके साथ व्यवहार है, उन्हें किस प्रकार उनके साथ वो क्या कहें, उनके साथ किस तरह का ये व्यवहार कर रहे हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारा जो था राजा को देखना था। और राजा ने जब तक इस पर ध्यान दिया तब तक ये व्यवस्था बहुत अच्छे से चलती रही। जैसा तुम लोग को बताया कि अगर वो अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं कर रहा है तो उसे अपने काम से मुक्त किया भी जा सकता था, उसकी भूमि भी वापस ले ली जा सकती थी। उसके बाद हम लोग देखें, अमरूम जो था ये 1000 पैदल सेना की कमान के लिए था, और ये भी भूमि रखते थे। ये अमरूम जो थे भूमि से ही रख रखाव करते थे अपनी सेना का। और उम्बली और उम्बलिंगा ये भी सैन्य सेवा के अंतर्गत, उम्बली और उम्बलिंगा ये भी सैन्य सेवा का ही एक रूप था। उम्बली और उम्बलिंगा ये सभी नायंकर प्रणाली के अंतर्गत आते थे। भूमि जागीर, ये सैन्य जागीरें जो जिन्हें दी जाती थी, क्योंकि भूमि इन्वॉल्व थी, कृषक इन्वॉल्व थे, इसलिए ये उस समय की अर्थव्यवस्था से सीधे ये व्यवस्था, इस व्यवस्था ने प्रभावित किया है। ठीक है, क्योंकि उस समय विजयनगर साम्राज्य की भूमि इनके अंतर्गत आ गई, उसमें काम करने वाले कृषक इसके अंतर्गत आ गए, और इसीलिए उस समय की अर्थव्यवस्था को इसने प्रभावित किया। और इसने समाज को इस तरह से प्रभावित किया कि एक उच्च वर्ग जो सैन्य नेताओं का, सैन्य नायकों का एक वर्ग आया जो कि भूमिपति के ही समान, ये भी काफी शक्तिशाली होते चले गए, और एक वर्ग जो उस भूमि पर काम करने वाले कृषकों का वर्ग था। वो दो वर्ग इस तरह से इन्होंने, इसका सामाजिक प्रभाव इस व्यवस्था का ये पड़ा कि ये दो वर्ग महत्वपूर्ण वर्ग आया, जिसमें कि एक वर्ग सेना नायकों का था और दूसरा कृषकों का था, उस पे उनकी भूमि पर काम करने वाले, जो सैन्य जागीरों पे काम करने वाले। तो इस प्रकार से और इन्हें एक और सुविधा मिली हुई थी इन सैन्य जागीरदारों को। वो क्या थी कि राज्य के करों से मुक्त थी ये जागीरें। राज्य किसी प्रकार का कर नहीं लेता था इनसे, और पुरस्कार स्वरूप राजकीय सेवा के बदले, क्योंकि इन्हें राज्य द्वारा भी दिया जाता था, सेना के रख रखाव के लिए तो दिया ही जाता था, पुरस्कार स्वरूप भी दिया जाता था, वेतन के तौर पर भी ये जागीरें विजयनगर साम्राज्य द्वारा इन सेना नायकों को दी जाती थी, ये भूमि। और इसीलिए राजा इस पर कोई कर नहीं लेता था। तो ये हम लोग देखें कि नायकर प्रणाली जो थी, इसमें पुरस्कार स्वरूप जो भूमि जो दी जाने लगी, उससे क्या हुआ कि समाज में एक नए प्रकार के दरार का जन्म हुआ, एक सामाजिक दरार। वो क्यों दरार आई? क्योंकि समाज में, गांव में तो यहाँ पहले से भूस्वामी थे, जो पुश्तैनी थे, जागीरदार, जमींदार, गांव में चौधरी, ये सभी जो पद थे ये क्या है, ये सभी वंशानुगत पद होते थे। ठीक है, तो पहले से ये पद थे। तो विभिन्न वर्गों के बीच एक कटु संघर्ष का जन्म हुआ इस नए नायंकर प्रणाली के कारण। ठीक है, नायंकर, अमरूम आए, उम्बली, उम्बलिंगा, ये सब जो नए नए सैनिक अधिकारी आए, सेना नायक आए, जो कि भूमि का अधिकार इन्हें दे दिया गया। तो पहले से जो पुश्तैनी, पहले से जो भूस्वामियों का एक वर्ग था, उनके साथ इनके हितों का संघर्ष होना बहुत स्वाभाविक था। तो एक नए प्रकार की सामाजिक दरार की सृष्टि हुई, कटु संघर्ष ने जन्म लिया इसे। और लाभ पाने के उद्देश्य से क्या होता था कि पट्टे पर भूमि दी जाती थी, पर पट्टे पर राजा के द्वारा इन्हें भूमि दी जाती थी, एक पत्र लिख करके दिया जाता था। और ये नायंकर जो थे, ये चाहते थे कि उनके साथ व्यवहार अच्छा किया जाए समाज में, फिर सामान्य लोगों के द्वारा उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, वो उनकी ये अपेक्षा रहती थी। लेकिन नगरों और ग्रामों में क्या था कि वहां जो पुश्तैनी भूमि के स्वामी थे, वो हमेशा से
वो समाज के आदर के पात्र रहे हैं। लेकिन यहाँ ये जो नया वर्ग भूस्वामियों का उभर कर सामने आया, ये भी चाहते थे कि समाज में उन्हें उसी प्रकार का आदर सम्मान उन्हें भी मिले। तो एक प्रकार से ग्रामों का जो ये था, क्या कहें, वातावरण जो था वो तनावपूर्ण होता चला गया इसके कारण। और शहरों में भी जो शिल्पी और व्यापार और निगमों का भी महत्व इस समय बढ़ता चला गया था। इस समय की एक और विशेषता थी कि शहरों में इसी समय जो थे ये शिल्पी और व्यापारी वर्ग के लोग थे, इनका निगमों का भी महत्व बढ़ता चला जा रहा था। ग्रामों के अतिरिक्त शहरों में भी एक नया वर्ग जो शिल्पी वर्ग उभर कर सामने आया, व्यापारियों का वर्ग उभर कर सामने आया, इनका भी महत्व समाज में बहुत अधिक बढ़ने लगा, ना कि सिर्फ भूमि स्वामियों का। तो एक प्रकार से कई वर्गों का उदय इस नई व्यवस्था के बाद होने लगा था, जिसने कि पुरानी व्यवस्था को चुनौती देने का काम किया, पुराने भूस्वामियों को चुनौती देने का काम किया। आदर और सम्मान के पात्र ये भी होते चले गए और ये भी उसका दावा करने लगे थे। तो एक तरह से सामाजिक तनाव की सृष्टि होने लगी थी इस नए वातावरण में। और ये कहा जा सकता है कि गांव में जो संपन्न किसानों का जो एक प्रभावशाली वर्ग का जो उदय हुआ, और इसके फलस्वरूप पुराने जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे, पुराने जैसा अभी तुम लोग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, अपने अधिकारों के संरक्षण के प्रति वो संघर्षरत हो गए। ये स्वाभाविक था कि पुश्तैनी जो जिनके पास विशेषाधिकार, वो कई पीढ़ियों से जो विशेषाधिकार का वो उपभोग कर रहे थे ग्रामों में, समाज के बीच, लोगों के बीच, सामान्य लोगों के बीच, वो संघर्षरत हो गए इस नए वर्ग को, जो नया वर्ग उन्हें चुनौती देने के लिए चला आया था, भूस्वामियों का, राजाओं द्वारा जो तैयार किया गया सैन्य नायकों का जो नया वर्ग सामने चला आया था, प्रभावशाली वर्ग जो का उदय जो हुआ था, ये जो कि गांव के संपन्न किसानों का एक जो प्रभावशाली वर्ग उभर कर सामने आया। वो किसान वर्ग में भी जो थे वो कुछ संपन्न होते चले गए थे व्यापार के कारण, कुछ ऐसे काम शिल्प वगैरह के कारण उनका भी एक प्रभावशाली वर्ग उभर कर सामने आ गया था। तो ये सारी जो घटनाएं हो रही थी वो सभी 600 से 1300 ईसा पूर्व के बीच ये भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था में ये सारे परिवर्तन हो रहे थे। और ये कहा जा सकता है कि ये जो समाज में भूमि का करमुक्त उपभोग जो किया जा रहा था, कर्म, जैसा तुम लोगों को बताया कि राजा के द्वारा जो दान दिया जाता था, पुरस्कार के रूप में दिया जाता था, वेतन के रूप में जो दिया जाता था, उससे राजा कोई कर नहीं लेता था। कर नहीं, जो राज्य कर से कोई भी मुक्त नहीं था, लेकिन ये सारी भूमि मुक्त थी, कर मुक्त थी। और जो थे उस समय पुरोहित, योद्धा और राजकुमार और अधिकारियों, ये जो इनके द्वारा भी कई तरह की करों की उगाही की जा रही थी सामान्य लोगों से, जिनके द्वारा एक पुरोहित, योद्धा, राजकुमार, अधिकारी, ये सभी के सभी एक और तो वो क्या थे, कर मुक्त भूमि इनके पास थी, राजा को कोई कर नहीं दे रहे थे वो। दूसरी ओर क्या था कि ये सामान्य जनता से भी कर ले रहे थे, सामान्य जनता से करों की उगाही कर रहे थे। तो इससे क्या हो गया, एक अत्यधिक तनावपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण की सृष्टि हुई इस अवस्था में, पैदा कर दी इसने। एक और कर मुक्त भूमि भी रखे हैं, दूसरी ओर जो सामान्य जनता से ये सारे लोग कर भी उगा रहे हैं। तो ये इससे इस वर्ग के प्रति सामान्य लोगों में ये आक्रोश का जन्म होना बहुत ही स्वाभाविक था। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये काल जो था एक तरह से सामाजिक तनाव का काल इसलिए भी बना था, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक तनाव का। इसका प्रभाव राजनीति पर नहीं पड़ता ऐसा नहीं है। और भूमि अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो होते थे, उसके द्वारा एक और काम किया जाता था। वो क्या करता था कि बदले में जो उसे अनुदान में राजा द्वारा भूमि मिली है, उसे वो फिर से उसका पुनर्अनुदान कर देता था। यानी कि उसे मिली हुई अनुदान को वो किसी और को सबलेट कर देता था। उसको कहते सब इनफ्यूडेशन, यानी उसका क्या पट्टे पर, वो पुनः पट्टे पर दे देना। जो पट्टे पर उसे राजा ने भूमि दी है, वो किराए पर फिर से वो किसी और को दे देता था। ठीक है, तो वो उस समय का ये प्रचलन बन गया था ये। तो उससे उसे बहुत अधिक आर्थिक आय, वो हर ओर से लाभ जो था उसी बिचौलिए व्यक्ति को मिल रहा था। ठीक है, यानी कि राजा की ओर से भी कर मुक्त है,
कई तरह के कर भी सामान्य लोगों से ले रहा है। दूसरी ओर अपनी जो भूमि उसे मिली है, जिस पर उसे सेवा करवाना, राजा की क्या कहें, उसे सेवा करके उसका वो जो है सेना का ये रख रखाव करना है, उसमें अपने फायदे के लिए वो उस भूमि को भी वो किसी और को दे देता था किराए मैम पर। टाइम हो गया। तो इस प्रकार से ये जो संपूर्ण व्यवस्था थी, ये 3:30 बजे, कितने बजे तक, रुको 1 मिनट, अभी कितना हो रहा है? अच्छा, सिर्फ 2 मिनट है। एक मैम, अच्छा थोड़ा सा अभी रुक जाओ। देखो, विजयनगर में जो सामंती व्यवस्था थी उसका हम लोग ढांचा देख लेते हैं। सबसे पहले तो राजा या राजकुमार होता था जो उच्चतम अभी ये स्थान पर था। उसके बाद जो उसके नीचे जो अधिकारी होता था वो था महासामंताधिपति। महासामंताधिपति, सभी सामंतों का अधिपति होता था वो, महासामंताधिपति। उसके अधीन होते थे महासामंत। महासामंत, फिर इस सामंत के अधीन होते थे सामंत, सामंत, और इस सामंत के अधीन होते थे महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, और इसी महासामंत के अधीन होता था महानायक। महानायक भी होता था, महानायक। महानायक के अधीन नायक, और नायक के अधीन होता था भोगिक। भोगिक, भोगिक। उसके बाद और जो कुछ अधिकारी थे, रनक, रनक, और रनक के अधीन होते थे गुवंडू। ये सभी तेलुगु भाषा के शब्द हैं। रनक के अधीन गुवंडू होता था, और गुवंडू के अधीन कुटुम्बिन, 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 कुटुम्बिन। तो ये सारी, ये पूरी व्यवस्था जो थी हम लोग देखें एक पिरामिड के समान। यहाँ भी हम लोग देखें कि सामंती व्यवस्था को हमेशा माना गया है कि ये एक पिरामिड के आकार की ये व्यवस्था होती है, जिसमें सर्वोच्च पिरामिड में जो एकदम ऊपर का जो कोण होता है वहां राजा, और उसके बाद कैसे उसका विस्तार होता चला गया। उसमें उसके बाद सबसे ऊपर राजा, उसके बाद महा सामंताधिपति, फिर उसके नीचे महासामंत, महासामंत के अधीन फिर सामंत, और इनका आकार जो है बढ़ता चला गया। इसका ये इस प्रकार है, ये तो ये इस प्रकार होता चला गया, इनकी संख्या बढ़ती चली गई, ये चौड़ा होता चला गया, ठीक है ना। राजा एक है लेकिन इनकी संख्या जो है ये बढ़ती चली गई। तो इस प्रकार ये पूरी व्यवस्था थी। और जागीरदार जो था सामान्य तौर पर स्वतंत्र होता था, और अमर नायक जो होता था वो अपनी सेवा की शर्तों पर, फिर छोटे छोटे जमींदार, ये जो इतने सारे अधिकारियों की हम चर्चा किए, इन्हें छोटे जमींदार कहा जा सकता था जो जो इनके अधीन थे। एकदम अंत में जो होते थे वो कृषक होते थे। एक तरह से कहा जाए कि बंधनों की एक श्रृंखला थी, श्रृंखला थी, और इसमें लगान अदा करने वाला जो भूस्वामी कृषक जो ये होता था, उसकी उसकी संख्या बढ़ती चली गई। और कहा जाए कि राज्य के प्रति इससे निष्ठा कम होती गई, और सामंती श्रेणी क्रम में के प्रति निष्ठा, ये सामंती व्यवस्था जो थी वो किस प्रकार की होती चली गई। सामंतों के प्रति, राज्य के प्रति निष्ठा कम होती चली गई, और सामंतों के प्रति कृषक जो थे अधिक निष्ठावान होते चले गए। राजा को वो भूलते चले गए, क्योंकि उनके स्थानीय शासक स्वामी जो होते थे वो सामंत होते थे। ये भी इसका एक प्रभाव हुआ, और ये एक बड़ा कारण बना, राजा जो था वो कम शक्तिशाली होने लगा। इसका एक राजनीतिक परिणाम ये हुआ, और मध्यकालीन राज व्यवस्था पर इससे अपूरणीय क्षति पहुंचाई इस व्यवस्था ने। ठीक है, कि सामान्य जनता जो थी अब अपने भूस्वामियों के प्रति निष्ठावान, ना कि राज्य के प्रति। आवश्यकता पड़ने पर भी वो राज्य को सहयोग, जिस प्रकार पहले निष्ठा थी, वो अब उस प्रकार की निष्ठा सामान्य लोगों में नहीं रह गई थी। और दक्षिण भारत में वाणिज्य और व्यापार का यद्यपि इस काल में विकास हुआ, और इस सामंती काल में और कई पूर्णतः विकसित व्यापारिक केंद्र, ये इसका एक सकारात्मक आर्थिक प्रभाव था कि इन सामंती और स्थानीय शासकों, भूस्वामियों के कारण क्या हुआ कि व्यापार, वाणिज्य, शिल्प का बहुत अधिक विकास हुआ है। और दक्षिण में सामंतवाद को अभी भी सही रूप से उसे समझना, उस पर अध्ययन पूर्ण नहीं हुआ है।
अभी भी शेष है और तुम लोग को ये बताए कि एकदम नया विषय है ये भारतीय इतिहास का। इस पर अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये तुम लोगों के सिलेबस में, एमए के सिलेबस में इसे शामिल किया है नए सिलेबस में, इसलिए कि इस काल को जानने की ये बहुत जिज्ञासा का विषय रहा है कि ये 600 से 700 वर्षों का भारत का इतिहास जो है वास्तव में क्या प्रवृत्तियां थी, उसका उत्तर देने का प्रयास किया गया है इस अध्ययन के द्वारा। ठीक है, तो तुम लोगों को ये समाप्त हुआ सामान्य, उसके बाद